जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लूसेंट की हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें और बहुत जल्दी उसको तैयार कर लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो या तो भूल जाते हैं या तो कन्फ्यूजन में होते हैं या उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा ना, उस ट्रिक के बाद हिस्ट्री आपको एकदम से रट जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और सबसे पहले आधुनिक भारत की बात कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो आधुनिक भारत वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आधुनिक भारत में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं लूसेंट में, हर एक टॉपिक पर अलग से बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे इस टॉपिक को तैयार करना है, हर एक चीज़। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। आज के बाद लूसेंट की हिस्ट्री पढ़ने में आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लूसेंट दिखा देते हैं। ये लूसेंट है और ये मेरा नया वाला एडिशन है जो अभी लास्ट पे आया है। तो अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो आप लोग इसको जरूर खरीद लेना। लगभग इसमें 461 पेज होंगे जो नया एडिशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं। तो आप लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे जीके पढ़नी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग देखिए, लूसेंट में ये रेड रेड कलर में पॉइंट दिए होंगे। ये जितने भी रेड रेड कलर में पॉइंट दिए हैं, सबसे पहले आप लोगों को बस उन्हें ही पढ़ना है। शुरुआत इसी से होती है। सबसे पहले इसको तैयार कर लें। अगर आप रेड रेड पॉइंट को पढ़ते चले जाएंगे ना, तो ये लूसेंट का जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। अगर रियलिटी बताऊं, ये जो रेड रेड में लिखे हुए हैं ना वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इनको पढ़ना शुरू करें। वहीं जो लोग पहले से लूसेंट को पढ़ते आ रहे हैं या कहीं से भी कोई बैच पढ़ा है, कहीं से भी मतलब जीके पहले पढ़ी है, तो उन लोगों को पूरा शुरुआत से पढ़नी है। पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द मन से पढ़ना है। अब उसके बाद बताते हैं कि आप लोगों को ट्रिक क्या फॉलो करनी है। देखिए, इस समय जो मेरे पास टॉपिक खुला है वो है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट को सबसे पहले कैसे तैयार करना है, आप लोग ये देख सकते हैं। मैंने एक स्टिकी नोट्स लगाया हुआ है और इस नोट्स में आप देख लीजिए, पूरे के पूरे जो 11 उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हैं उनको नोट किया हुआ है। तो जब भी रिवाइज करना होता है तो सबसे पहले ये 11 के 11 जो मुगल बादशाह थे, इनको मैं रिवाइज करता हूँ। तो अगर ये मुगल बादशाह का क्रम आपको याद हो जाएगा तो फिर बाकी की थ्योरी अपने आप ही याद हो जाएगी। ऑप्शन से भी उनको सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको क्रम नहीं याद है तो आपको दिक्कत भी होती है। तो ऐसे स्टिकी नोट्स का यूज करें। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, कि चाहे बिगिनर हो चाहे आपने पहले कभी पढ़ा हो, आपको स्टिकी नोट्स का यूज करना है। और इस स्टिकी नोट्स में लिखना क्या है। देखिए, आप पूरी थ्योरी तो लिख नहीं सकते हो और पूरी थ्योरी लिखना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्टिकी नोट्स में जैसे कोई युद्ध आया या कोई वंश आया या उस वंश के राजा है, इनका क्रम आपको लिखना है। अगर आप क्रम लिख लोगे ना, तो जब भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आपने क्रम पढ़ लिया। चाहे वंश का क्रम हो, चाहे राजाओं का क्रम हो, और उसके साथ साथ चाहे युद्धों का क्रम हो, जैसे तराइन के युद्ध हुए या पानीपत का युद्ध हुआ, आप एक जगह सीरियल में ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लिए जगह जगह। तो आपका ये रिवीजन भी तेज हो जाएगा और क्रम भी बना रहेगा। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कौन कौन से, तो आप 11 के 11 पूरा मुगल सम्राट आप एक साथ बता देंगे कि पहले बहादुर शाह थे, फिर जहांदार शाह थे, फिर फर्रुखसियर आए, फिर रफ़ी उद दरजात आए, फिर रफ़ी उद दौला आए, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलम शाह दुती। ऐसे आप पूरा क्रम बता देंगे। जब आपको क्रम याद हो जाएगा ना, तो उसकी थ्योरी अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। इसलिए ऐसे स्टिकी नोट का यूज करें। तो ये तो था तरीका जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप स्टिकी नोट्स का यूज करें। साथ ही आप मॉक टेस्ट देते हैं या कहीं से भी कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं, आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो इस लूसेंट पर नहीं लिखा है, तो आप लोगों को वो लिख लेना है। आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखे हुए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट कहीं से मुझे किसी और बुक से मिल जाते हैं, वो मैं इसी में लिख लेता हूँ। तो यही मेरा नोट्स है, इसी को मैं और अच्छा प्रिपेयर करता जा रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई कि आपको जहाँ पे भी क्रम दिया हो, वंश का क्रम हो या राजाओं का क्रम दिया हो, तो उसको स्टिकी नोट्स में लिख लें। अब उसके बाद आपको आगे क्या करना है, उसके बाद जो आगे हमारा पॉइंट बनता है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपको अब इसमें यूरोपीय कंपनियों में क्या लिखना है कि सबसे पहले कौन कौन आया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, ऐसे पूरा एकदम सीरियल से पूरा लिख लेना है। और उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की, ये दो चीज़ें आपको स्टिकी नोट्स में लिखनी है और बस क्रम आपको अपने पास रखना है। उसके बाद जो हमारा आगे टॉपिक है, जैसे बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य। अब बंगाल में कौन कौन से शासक हुए, मुर्शीद कुली खां, उसके बाद फिर कौन हुए, ऐसे सीरियल से जितने शासक हैं आपको एक स्टिकी नोट्स में लिख लेना है। अगर ये इनका क्रम आपको याद हो गया ना, थ्योरी अपने आप आपको याद होने लगेगी। आप एक बार करके देख लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आगे सिख और अंग्रेज हैं।
सिख दिया हुआ है, तो सिख धर्म में कौन कौन से गुरु हुए, इनका क्रम लिख लेना है आपको। अगर क्रम याद हो गया तो बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी, ये देखिए मैंने खुद स्टिकी नोट्स में पूरा एक एक लिखा हुआ है, मैंने खुद चिपकाए हैं और इसी लूसेंट में ही चिपकाया, ऐसा नहीं कहीं अलग लिख लिया हो। और उसके बाद सिख धर्म के बाद आते हैं गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल मैं क्या करता हूँ कि सबसे लास्ट में पढ़ता हूँ, गवर्नर जनरल कभी बीच में नहीं पढ़ता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा दिया हुआ होता है। तो आप पहले पूरा शुरुआत से पढ़ते आए, गवर्नर जनरल को स्किप कर दें। गवर्नर जनरल में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दिए हैं, काफ़ी चीज़ों में मैंने चेक किया है, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो मैंने उनको हाईलाइट कर लिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल के बाद। अब देखिए गवर्नर जनरल के बाद ये आगे विद्रोह दिए हुए हैं, तो विद्रोह की क्या ट्रिक है याद करने की। जैसे बंगाल में जो जो विद्रोह हुए हैं आप उनको एक जगह लिख लें, जो विद्रोह हुआ है उसका नाम लिख लें, मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम लिख लें, साथ ही सन लिख लें। तो जब इतनी चीज़ें आप लिख लोगे ना एक ही जगह, अब जैसे बंगाल में जो जो आंदोलन हुए हैं आपने उनको एक जगह लिख लिया, तो जब आप पढ़ने को बैठेंगे ना कि बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए थे और इनको नोट कैसे करना है, सन वाइज नोट करना है। सबसे पहले 1945, फिर 46, फिर 47, फिर 48। इस तरीके से अगर आप नोट करोगे ना तो जब आप याद करने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि आप रिलेट करते चले जाओगे, इसके आगे ये आंदोलन, इसके आगे ये आंदोलन, और सारे जब बंगाल में है तो वो तो एक ही बार पढ़ लिया बस बहुत है। तो इस तरीके से ये तैयार किए जाते हैं, मैंने सब एक जगह लिखा हुआ है इसी तरीके से, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूरा एक एक सीरियल से दिया हुआ है, ये मैंने आईएनसी के पूर्व स्थापित संगठन है, एक कॉपी पे पेज पे नोट कर लिया है। ये देखिए पूरा जितने भी आंदोलन, जितनी भी सोसाइटी, जितनी भी स्थापना हुई थी, इस तरीके से मैंने नोट किया हुआ है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं रंगपुर विद्रोह, मोपला, नील विद्रोह, पावना, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने सीरियल नोट किया है और कहाँ पूरी एक एक डिटेल नोट की है। उसके बाद ये देखिए पूरा अधिवेशन मैंने सीरियल नोट किया है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। इस तरीके से आपको एक नोट्स बना लेना है, आप लोगों को बार बार सेम वही चीज़ रिपीट ना करना पड़े, पढ़ना ना पड़े और कुछ भी ना जाए, कन्फ्यूजन ना रहे, इस तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं। तो अब सीरियल से हम लोग बात करते हुए चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष हैं। अब देखिए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में आपको क्या ध्यान देना है, आप कहीं एक पेज में, जैसे शुरुआत हुआ भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में हुई, उसके बाद फिर बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो आप क्या करें बंगाल विभाजन 1905, बस इतना नोट करें, इसके अलावा कुछ भी ना नोट करें। उसके बाद अगली डेट में जाएं, जब आगे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे 1971 का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे स्वराज की मांग हुई थी। फिर 1907 डेट आती है, 1907 में क्या हुआ था कि सूरत अधिवेशन में दलों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल बन गए थे। उसके बाद जो डेट आती है ऐसे सीरियल 1907, 1908, 9, 10 ऐसे सीरियल से नोट करते चले जाएं, बस क्या हुआ था वो नोट करें। तो आपका जब एक दो पेज में पूरी ऐसे डेट सीरियल से लिख जाएंगी ना, फिर आपको ये और जल्दी याद होने लगेगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक पेज पढ़ना है और जिस पेज को आप बार बार पढ़ते रहोगे ना तो वो डेटें आपको याद हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है डेटों को याद करने में, तो डेटों को याद करने की यही एक ट्रिक होती है कि आप उनको एक पेज में लिख लें और बार बार उसका रिवीजन करते रहें, बार बार रिवाइज करते, जब भी फुर्सत बैठे हों आप उसका रिवीजन कर लें। और ये जो स्वतंत्रता संघर्ष वाला टॉपिक है ना, अगर इसकी आपने सारी डेटें याद कर ली तो आगे जो और टॉपिक हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों को बताता हूँ, देखिए जैसे ये पूरा आप निपटा दोगे, पूरा स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ने के बाद में जब ये जाओगे अगले पॉइंट पे, भारतीय सुधार सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। अब इसमें एशियाटिक सोसाइटी, युवा बंगाल, ब्रह्म समाज, ये जितने भी दिए हुए हैं आप देखना उसी थ्योरी पे ये आपको मिल जाएंगे, कम से कम आधे से ज़्यादा उसी थ्योरी पे मिल जाएंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। अब मुश्किल से पढ़ना होगा, इन पूरे में लगभग 50 दिए हुए हैं, 50 में 20 ही पढ़ना होगा। तो जो आपने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में डेटें नोट कर ली हैं कि कब क्या हुआ था, उन डेटों को छोड़कर बाकी जो जो बचते हैं उसमें हाइलाइटर का यूज करें। हाईलाइट कर ले कि बस ये मुझे पढ़ने हैं, बाकी छोड़ देने हैं, क्योंकि मैंने उसको अपने नोट्स पे लिख लिया है, पूरा नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाए, आगे देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तिथियां आ गई, और ये भारतीय राष्ट्रीय तिथियां जो दी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये सारी डेट आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में ही मिल जाएंगी। जब आप उनकी डेट को एक जगह नोट कर लोगे ना कि कब क्या हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में, सूरत अधिवेशन, नरम दल गरम दल में विभाजन, और यही डेटें पूरी यहाँ पे दी हैं। तो आप समझ लीजिए एक बार आप भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में यही चीज़ पढ़ते हो, फिर एक बार आके अलग से टॉपिक में पढ़ते हो आके, तो ये दो दो बार रिपीट हो जाती हैं, और दोनों बार अगर भर भर की डेट दी हो तो आपका पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा।
और ऊपर से जब इसका फ़ॉन्ट इतना छोटा हो, फ़ॉन्ट इतना गड़बड़ हो, तब तो और ज़्यादा नींद आती है। इसलिए बार-बार चीज़ों को रिपीट मत करो। एक जगह लिख लो, फिर आप उसको पढ़ते रहो। वो एक अलग है, क्योंकि आप सेम पीछे पेज में पढ़ के आए हो और वही सेम यहाँ पढ़ोगे आगे। जब फिर से वही चीज़ पढ़ोगे आगे, तो आप ये देखोगे कि अरे यार, अभी तो मैंने 2 ही पेज पढ़ा है, मुझे 2 घंटे हो गए। इसलिए आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ लो बिल्कुल फालतू की हैं यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। ये आपका 49 जो पॉइंट है, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि पिछले पीछे आपने पढ़ ही लिया है। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है कि हाँ, मुझे क्या-क्या स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नारे पढ़ने हैं, तो नारे पढ़ने की क्या ट्रिक होती है, आप 5 नारे बिल्कुल एकदम रट्टा मार लो, उसके बाद 5 नारे एकदम नॉर्मली पढ़ लो। फिर अगली बार जब आधुनिक भारत पढ़ो, तो जो 5 नारे आपने केवल नॉर्मली पढ़े थे ना, उनको रट्टा मार लो और आगे के लिए 5 नारे फिर से हल्के-हल्के पढ़ लो। ऐसे पढ़ते हुए चला जाता है, 5 रट्टा मारे जाते हैं और 5 केवल पढ़ लिया जाता है कि हाँ, कल पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ यार, मैंने पढ़ा था इनको। तो वो और जल्दी याद हो जाते हैं। तो नारे याद करने की ये ट्रिक है। ये आप ऐसा समझ लीजिए, नारे हुए, बुक्स हुए, कि ये हमारी वोकैब्स है। इंग्लिश में वोकैब्स पढ़ते हैं, एक बार में कभी वो 100-200 नहीं याद होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, रोज़ 10, 15, 20 का टारगेट बना लेते हैं और याद करते रहते हैं, अपना वही पढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से ये जो नारे दिए हैं और जो बुक्स दी हुई हैं, इनको इसी तरीके से याद करना चाहिए, 5-5, 10-10 करके। आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप जल्दी से जल्दी 10-15 याद कर सकते हैं या 20 याद कर सकते हैं, 5 याद कर सकते हैं, वो आप अपना टारगेट बना लें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो भारत के महान शहीद टॉपिक दिया हुआ है, 52 नंबर। अब इस 52 नंबर में आप देखना, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको उसी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मिल जाएंगे। अब बताइए, फिर से दे दिया है, अब फिर से वही चीज़ पढ़ोगे। तो जब वहाँ पे एक पेज में नोट कर लोगे ना, मुश्किल से 2-3 ऐसे लोग होंगे जो आपको मिलेंगे कि हाँ, ये एक्स्ट्रा है। और जो आपको एक्स्ट्रा मिले, उनको हाईलाइट कर लीजिए। हो सकता है कि जब पहली बार आप ऐसा कर रहे होंगे, तो एक पूरा दिन लग जाए इस चीज़ को करने में, लेकिन आप सोचिए जब आगे दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे, तो ये चीज़ें बार-बार पढ़नी नहीं होगी, आपका टाइम भी बचेगा और सही चीज़ पढ़ पाओगे। आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि एक-एक टॉपिक का बनाऊँगा तो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है, जैसे प्रेस का विकास दिया हुआ है। अब प्रेस के विकास में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पूरा का पूरा पढ़ते रहते हैं। प्रेस के विकास में सिर्फ ऊपर के जो 2-3 हैं, उनको याद कर लेना है। उसके बाद आप देख लेना, जैसे प्रथम बांग्ला मासिक या प्रथम फारसी पत्रिका, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र, ये प्रथम वाले आपको याद करने होते हैं। बाकी कुछ भी नहीं याद करना होता है, छोड़ दिया जाता है। तो पूरे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, कब इसका संपादन हुआ, किसने किया, ये वाली चीज़ें केवल पढ़नी होती है, बाकी छोड़ दिया जाता है। बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो अधिवेशन है। अब अधिवेशन भी आपको 5-5, 10-10 करके याद करने हैं, एक साथ पूरे नहीं याद होंगे। और वो भी ऐसे अधिवेशन याद करने होते हैं जहाँ पे कुछ हुआ हो। जैसे जो पहला अधिवेशन था, वहाँ पे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आपको याद करना है। तो अधिवेशन जो ऊपर के 4 हैं, 4-5 हैं, ये बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, बिल्कुल सीरियल याद करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पॉइंट। उसके बाद फिर ये बीच के आपको छोड़ देने हैं, जैसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, 12वां अधिवेशन 1896 में, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर नीचे चले आइए और ये जो सूरत अधिवेशन है 23वां, ये पढ़ना है। इस तरीके से बस यही इंपॉर्टेंट जहाँ पे कुछ हुआ हो, बस वही पढ़ने होते हैं, बाकी और कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता है। तो ये आपके अधिवेशन हो गए। अब अधिवेशन के बाद जो समितियाँ दी हुई हैं, समितियाँ इसमें तो बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन आपको पढ़नी कितनी है, 5-6 हैं। अब उन 5-6 का नाम बता देता हूँ। जैसे हंटर आयोग है, अब ये पूछ देता है कि ये इसका क्या उद्देश्य था, क्यों बनाई गई थी। उसके बाद जो हमारी अगली समिति है, वो हमारी ली आयोग की, ली आयोग समिति क्यों आई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद जैसे साइमन आयोग हो गया, लिनलिंथगो आयोग हो गया, उसके बाद कैबिनेट आयोग हो गया। तो ये कुछ समितियां हैं, बस इतनी ही पढ़नी होती है, और ये कब आई और इनका उद्देश्य क्या था, बाकी की नहीं पढ़ी जाती। लेकिन बहुत सारे लोग टाइम खपाते रहते हैं कि अरे यार, मैं पहले ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। नहीं, इतना डिटेल में क्यों जाना है, जब वो चीज़ पूछी नहीं जाती, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वो क्यों पढ़ो, पहले वो पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं उपाधि और प्राप्तकर्ता। देखिए, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, 2-2, 3-3 करके रिलेट करके याद कर लीजिए। ये वोकैब्स मानिए कि हमारी वोकैब्स हैं, तो 2-2, 3-3 का टारगेट बना लीजिए और आराम से याद हो जाएँगे। उसके बाद ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो तराइन का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, जब आप पीछे शुरुआत किया था आपने पढ़ना मध्यकालीन को, तो मैंने आपको बताया था स्टिकी नोट्स में युद्धों का क्रम नोट कर लीजिए, राजाओं और वंशों का क्रम नोट कर लीजिए। तो अब आप बताइए कि यहाँ जो 57 नंबर दिया हुआ है, तो इन युद्धों का कोई मतलब है? क्या पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है।
जो युद्ध आपको उस नोट्स पे ना मिला हो, आपने ना लिखा हो, बस वैसी में इसमें हाइलाइटर का यूज़ कर दीजिए कि हाँ, ये मुझे नहीं मिला है तो इसकी इसी को पढ़ूँगा। तो मुश्किल से एक आध युद्ध ऐसा होगा जो आपको ना मिले, वरना सब थ्योरी पे वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसका क्रम जब लिखे हो तो वो याद ही हो जाएगा। तो यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अब ये राजवंश और संस्थापक आ गए। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप जब क्रम से राजा नोट कर रहे होंगे तो आपको संस्थापक भी याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने वंश भी लिखा है और उसके पूरे राजा भी लिख लिए हैं। तो ये इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी फर्जी का पेज है, लेकिन काउंटिंग में तो आ जाता है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप यहाँ पे इसको पढ़ रहे होगे। इसलिए ये जो आपका पॉइंट है 58 और 57, इनको गौर से देख लेना, आपके लूसेंट पे दिया होगा। इसके होने के बाद जो सामाजिक सुधार अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो सामाजिक सुधार अधिनियम में शिशुवध हो गया, सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन जो है ऊपर के जरूर पढ़ लेना। बाकी आप जब बार बार पढ़ेंगे ना तो और नीचे वाले भी याद हो जाएंगे। इतनी ही हमारी आधुनिक भारत है। फिर हमारा चालू हो जाता है विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास हमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं होता है। विश्व इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, जैसे रेलवे हुआ या स्टेट एग्जाम हुए, इनमें विश्व इतिहास से कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। समझ लीजिए आधुनिक भारत को मुझे पढ़ने में 1 डेढ़ घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है, और पूरा एक-एक पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड करके दी हुई हैं और रिपीट की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि इस तरीके से आप तैयारी करें। अगर अभी भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करना, आपको मैं बता दूँगा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। उम्मीद है कि मैंने पूरी एक-एक चीज़ आपको बताई है, एक-एक टॉपिक का बताया कि इसको कैसे तैयार करें। आप एक बार करके देख, अगर आपको इसका बेहतर परिणाम ना मिले तो आप कहना, क्योंकि इसी तरीके से मैंने खुद तैयार किया। आपको मैंने नोट्स दिखा दिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बहुत छोटा-छोटा फ़ॉन्ट है ना, इसकी वज़ह से नींद भी आती है और पढ़ने में आँखों पे ज़ोर भी बहुत लगता है, और ज़ोर लगता है तो फिर नींद तो आएगी ही आएगी। तो मैं इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, अपने एक नोट्स पे लिख ले रहा हूँ। देखिए, अलग से नोट्स तो नहीं बनाऊँगा, कोई टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लूसेंट मैंने अच्छे से तैयार कर रखी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा एक तरफ से सीरियल से अपने खुद के नोट्स बना ले रहा हूँ, जिससे कि मुझे इस लूसेंट को बार-बार ना पलटना पड़े, बार-बार ना देखना पड़े। तो मैं पढ़ता जाता हूँ और नोट्स भी बनाता जाता हूँ। आपको कभी नोट्स मैं दिखाऊँगा कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया है। पॉलिटी का जो मैंने नोट्स बनाया है ना, इसमें 50 पेज में दी हुई है पॉलिटी, आप देख लेना, आप गिन लेना। लेकिन जो मेरा नोट्स बना है, वो सिर्फ़ 20 पेज में बना है और पूरा एक-एक चीज़ मैंने इसकी नोट की है। अब समझ लीजिए, केवल 20 पेज पे। इकोनॉमिक्स में नोट कर रहा हूँ, अब इसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें दी हुई हैं। इकोनॉमिक्स में नोट कर रहा हूँ, इस समय इकोनॉमिक्स पे काम चल रहा है। इकोनॉमिक्स देखना 10-15 पेज पे ही पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। तो अब बताइए इनको रिवीजन करने में कितनी देर लगेगी? वो भी अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हों, तो अपनी राइटिंग तो और जल्दी पढ़ने में सुविधा रहती है। तो इस तरीके से आप अगर ये भी बनाते जाएँगे ना, पहली बार आपको मेहनत लगेगी। जब एक बार पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर आप खुद सोचिए कि आपकी मेहनत दिखाई देगी एग्ज़ाम में। आप जब अच्छा स्कोर करेंगे। तो कहीं भी जो भी एग्जाम हो, अगर वहाँ पे जीके पूछी जाती है तो भाई मेरा स्कोर इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि मैं जीके पे काम करता हूँ अच्छे से। तो मैंने आप लोगों को आज आधुनिक भारत का पूरा एक-एक डिटेल बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। पूरा तरीका बता दिया है। तो भाई अगर आप लोग लूसेंट पढ़ते हो, इसी तरीके से आप लोग एक बार करके देख लो। अगर अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। आपको मैं बताऊँगा कि इसको किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से तैयार करें और क्या करना है आपको। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।